सो वेलकम बैक। जब मैं ये फील्ड में नहीं था, स्पिरिचुअल फील्ड में, और कहीं पे भी ऐसे सत्संग वगैरह होते थे, मेडिटेशंस होते थे, तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि भाई लोग, कोई भी ऐसे गुरु महात्मा आते तो उनको कहते थे कि क्या हम आपके साथ ध्यान में बैठ सकते। तो वो गुरु महाराज जो भी होते वो ध्यान में बिठाते थे सभी को। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्यों बिठाते हैं और लोगों को क्या फ़ायदा होता है। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ तो आप लोगों का क्या फ़ायदा, या आप बैठते हो तो मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन जब ये ऑरा रिसर्च हमने स्टार्ट की तब दो चीज़ें मुझे क्लियर हो गई कि जो भी गुरु महात्मा होते हैं वो उनकी चेतना जिस लेवल पे होती है, उनकी कॉन्शियसनेस जिस लेवल पे होती है, आप जब उनके साथ ध्यान में बैठते हो तो आपकी भी उस मोमेंट के लिए चेतना वहाँ पे आ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप यंग सोल हो तो आपकी चेतना मणिपुर चक्र पे है, और जो गुरु है वो सपोज ओल्ड सोल है या ट्रांजिडेंटल है तो उनकी चेतना यहाँ पे होती है। तो उस वक्त आपकी भी ऊपर आ जाती है, बिकॉज आप उनके साथ रेजोनेंस हो जाते हो, उनके साथ एकमय हो जाते हो, उनके साथ ट्यूनिंग आ जाती है आपके। समझ में क्या नहीं? जैसे अभी हम एफएम का गाना सुनते हैं तो उस वक्त हम भी थोड़े देर रोमांटिक हो जाते हैं, हम भी कहीं उदास हो जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? उस मोमेंट के लिए। लेकिन उस मोमेंट को कंसिस्टेंट रखना ये हमारी चॉइस है, उस मोमेंट को हैप्पी रखना वो हमारी चॉइस है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस आपकी चेतना नीचे आ जाएगी जहाँ पे ओरिजिनली थी, और गुरु तो वहाँ से चले जाएंगे। इज इट राइट? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे पास अभी ये दो चीज़ें हैं। एक तो हम शिरडी में आए हैं जहाँ पे बाबा की कॉन्शियसनेस क्राउन चक्र पे थी, तभी वो वननेस पे थे। इज इट राइट? दूसरी ये है कि अभी आप रिट्रीट में आए हो तो अभी सबकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर है, और यहाँ से बाहर जाने के बाद, शिरडी के प्रीमाइसिस के ऑरा के बाहर जाने के बाद आपकी कॉन्शियसनेस नीचे आ सकती है। रिट्रीट के बाहर भी लोगों की कॉन्शियसनेस नीचे आती है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते हैं ना तो वो फिर सस्टेन करते हैं और बहुत मज़ा आता है। फिर उन्हें लगता है चलो नेक्स्ट टाइम भी हमें ये रिट्रीट में जाना है, नेक्स्ट टाइम भी कहीं हमें जूम सेशन अटेंड करना है या फॉलोअप सेशंस लेना है, ऐसा करके। तो आपको ये कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, ये और कोई नहीं रख सकता आपके लिए। इज इट राइट? हम बचपन में जब मतलब 1 साल से लेके हम 5 साल की 7 साल की एज तक ना हमने बहुत सारे गेम्स खेले, है कि नहीं? कुछ लोगों ने सांप सीढ़ी खेली। इज इट राइट? कुछ लोगों ने ताश के पत्ते खेले, सबने खेले होंगे ना ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते भी देखो 52 होते हैं, और उसमें कोई राजा, कोई गुलाम, कोई क्या, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जिसे ये बार सब्जेक्ट कॉलोनाइजेशन लिया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हम भी कैसा है ना, कॉलोनाइजेशन के एक मेंबर है। कभी हम रेड कॉलोनाइजेशन में जाते हैं, कभी हम फ्लावर में जाते हैं, कभी हम ब्लैक में जाते हैं। दिस इज अ कॉलोनाइजेशन। इज इट राइट? और उसके अंदर भी सब रेंज है। आप जिस भी कॉलोनी में जाओगे, जैसे अगर मैं धारावी की बस्ती में जाता हूँ, आपको पता होगा बॉम्बे में धारावी इस्लाम एरिया द बिगेस्ट इन द एशिया, गिनीज बुक में नाम है। उसमें भी ना कोई एक राजा होगा, उस धारावी में भी एक राजा होगा, और उसमें भी कोई एक चपरासी जैसा एकदम गरीब आदमी होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये जो अलग अलग कॉलोनीज बनती है ना, ये हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल पे बनती है, हमें वो चुना जाता है। तो लाइफ बिटवीन लाइफ ना, गॉड बोलते हैं कि तुम राजा के लायक हो, तुम रानी के लायक हो, तुम गुलाम के लायक हो, तुम एक्के हो। हुआ कि नहीं ये ताश का गेम? इज इट राइट? और उसके बाद जब हमें नीचे भेजा जाता है तो कभी हमें सीढ़ी ऊपर ले जाती है, कभी सांप नीचे ले जाता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको सांप नीचे ले जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस चेतना को नीचे ले जाएगा, आप वापस डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी में जाओगे, फियर एक्टिवेट होगा, लड़ाई झगड़ा करोगे, गुस्सा करोगे। इज इट राइट? और फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर सीढ़ी एक आएगी, फिर सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बचपन के गेम समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये लाइफ ही है, वो सिर्फ गेम नहीं थी। लेकिन किसने बताया नहीं। हम चेस भी खेलते थे बचपन में, बहुत चेस खेलते थे ना, तो चेस में समझ में नहीं आता था कि कुछ भी लड़ो झगड़ो, कुछ भी करो, एंड में सब एक ही बॉक्स में जाते थे। इज इट राइट? मतलब वजीर होता है या हाथी होता है या घोड़ा होता है या सैनिक होता है, सिपाही होता है, सभी लोग एक ही में जाते, या ब्लैक रहते या वाइट रहते, जाते तो एक ही बॉक्स के अंदर बैठे रहते।
तो हम भी तो कैसा है ना, लड़ झगड़ के वापस हम अपने घर में ही तो जाने वाले। यहाँ से आप जाओगे कहाँ? अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहोगे कि नहीं? अपने ही कॉलोनी में रहोगे, अपनी एरिया में रहोगे, अपने रिश्तेदारों में रहोगे, उससे थोड़ी आप कहाँ भागोगे करके, अपने सोल कनेक्टेड लोगों के साथ रहोगे, बिकॉज वहीं पे हमें अच्छा व्यवहार का प्रदर्शन करना है। आपका बिहेवियर पैटर्न यहाँ के बाद बदलना चाहिए, आपका नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव जिसको हम बोलते हैं ना, वो बदलना चाहिए, अदरवाइज फिर आप इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को। इज इट राइट? तो ये होता है कि गेम खेलो, लेकिन गेम खेलने में इतना सीरियस मत रहो कि मुझे जीतना ही जीतना है। कभी हारना भी है तो क्या फर्क पड़ता है, जाएंगे तो उसी बॉक्स में। इज इट राइट और रॉन्ग? हमने देखा पत्ते हमला ऐसे ना, 2 गड्डी लेते और उसको ऐसा फोल्ड करते और एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते। इज इट राइट? उसको हम मिक्स करने के बाद भी पता नहीं चलता अब कौन किसके साथ आया करके। तो पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ में भी कौन सी सोल किसके साथ आई हमें पता ही नहीं चलती। लास्ट लाइफ में कोई फादर था तो इस लाइफ में कोई हस्बैंड बन जाता है, लास्ट लाइफ में कोई ब्रदर था तो इस लाइफ में वो वाइफ बन जाती है। वही सोल के साथ हमारा गेम प्ले चल रहा है, क्योंकि कुछ तो बाकी है कि नहीं हमारा, राइट? सपोज किसी सास को आपने संभाला नहीं, अच्छे से आपने ट्रीट नहीं किया, कोई नेक्स्ट लाइफ में वो आपका बच्चा बन के आएगा, आप कितना अवॉइड करोगे बच्चे को? पूरी सेवा करनी पड़ेगी उसकी। इज इट राइट? लास्ट लाइफ में कोई एक बच्चा था, उसको आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, उसको ऐसा ही छोड़ दिया, प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट लाइफ में वो बच्चा अपंग बन के आपकी लाइफ में आएगा, पूरा टाइम उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में से कोई उस बच्चे को संभालेगा नहीं जब वो मेंटली रिटार्डेड होता है, फिजिकल हैंडीकैप होता है, राइट? तो हम ये सारा रिट्रीट में ना ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए कि पिछले जन्मों का जो भी बाकी है लेन देन, वो आप हीलिंग से पूरा करो, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, या फिजिकली हमें कर्ज चुकाना है या एनर्जी फॉर्म में उनको फुलफिल करना है। तो हीलिंग एक एनर्जी दे रहे हो, एक अपना एक कोई ऊर्जा शक्ति देते हो और उनको फुलफिल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सिग्नल तोड़ता हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं जेल में जाऊँ, मैं फ़ाइन भी तो पे कर सकता हूँ कि नहीं? कुछ सब्सटीट्यूट होता है कि नहीं? तो भगवान ने हर चीज़ का सब्सटीट्यूट बनाया है, और सबसे बेस्ट सब्सटीट्यूट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। मुझे तो लगता है कि जैसे अभी हमने समोसे खाए या भजिए खाए, कुछ तो हमने बॉडी को टॉर्चर किया कि नहीं, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, हीलिंग करेंगे, हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। या थोड़ा हमने हरी सब्जी ज़्यादा खाई, फ्रूट्स ज़्यादा खाए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाए, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा क्रिएट किया, पाचन रस, तो ये हम समोसे भजिए को पचा पाएंगे। तो लाइफ में कैसा है ना, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव 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 चीज़ें ही करनी है, नेगेटिव चीज़ें भी करनी है, लेकिन उससे भी जल्दी वापस बाहर आना है और उसका न्यूट्रलाइजेशन करना है। पॉजिटिव चीज़ भी आई ना, उसको भी जल्दी न्यूट्रलाइजेशन करना है। जैसे लोग जब ज़्यादा पॉजिटिविटी करते हैं ना, तो वो उनको लगता है हमें संन्यास लेना है, हमें घर छोड़ना है, हमें ब्रह्मचर्य रहना है, संसार में रह के क्या फ़ायदा। तो काफ़ी लोग डरते भी हैं हमारे पास भेजने के लिए, उनको लगता है कि पता नहीं है सर उसको संन्यास तो नहीं देंगे कि नहीं, फिर मेरी जीन्स पैंट जैकेट देख के लगता है कि नहीं ये वापस तो आएगा ही, क्योंकि मेरी भी फैमिली है। इज इट राइट? क्योंकि कोई भगवा कपड़ा मैंने भी नहीं पहना है, कोई दाढ़ी वाड़ी मेरी भी बड़ी नहीं है, तो इतना तो मेरे अपीयरेंस से समझ में आता है कि ये बंदा खुद तो नहीं जा रहा है हिमालय पे, किसी को ले नहीं जाएगा, ये वो वापस बच्चे को या वाइफ को, हस्बैंड को घर पे ही भेजने वाला है। इज इट राइट? बिकॉज वहीं तो रह के हमें ये गेम खेलनी है, मैदान छोड़ के भागना थोड़ी है हमें, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो फिर आप एक्सपीरियंस कैसे लोगे? ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं था, कि मुझे पता नहीं था ये मेडिटेशन का, जो मैंने आपको शेयर किया अभी। दूसरा, मुझे ना कभी समझ में नहीं आया कि जो साधु संत, जो महात्मा कभी संसार में नहीं रहते, वो लोग संसार की बात कैसे करते हैं? इज इट राइट करना? मतलब मुझे ये लगता था कि ये लोग संसार में नहीं है, तो ये हस्बैंड वाइफ की बात कैसे करेंगे, बच्चे की बात कैसे करेंगे, एजुकेशन की बात कैसे करते हैं, ये लोग बिजनेस की बातें कैसे करते हैं, ऐसे मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में एक चीज़ मुझे समझ में आई, इनकी जो कॉन्शियसनेस है ना बहुत ऊपर रहती है। ये ऊपर से ना बर्ड व्यू करते हैं, ये हर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि किसके घर में कैसे कैसे चल रहा है, लोगों की पैटर्न कैसी है। जैसे ऑरा कैसा है, कैमरा एक बर्ड व्यू करता है, आपको एकदम दूर से खींच लेता है और आपके फोटॉन्स दिखाता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दिखाता है। वो आपके शरीर के अंदर थोड़ी जाता है, वो बाहर से आपको पकड़ लेता है। तो वो साधु संत भी है ना, उनका जो व्यू होता है ना, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो बहुत ऊपर से होता है। हम आंखों से देखते हैं, वो
आत्मा की आंखों से देखते हैं, उसमें फ़र्क होता है। ये मुझे बाद में समझ में आया, बहुत साल बाद। नहीं तो जब हम लोग जैन साधुओं के प्रवचन में, जिसको हम व्याख्यान बोलते हैं, जब मैं जाता था और जब वो बातें करते थे तो मुझे लगता है ये कैसे संसार की बात कर रहे हैं, ये थोड़ी संसार में रह रहे। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि धीरे 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 उनकी कॉन्शियसनेस जो है ना, जो ऊपर से अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है हम सबको, और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे एक टीचर होती है ना, एग्जामिनेशन हॉल में उसको समझ में आता है दूर से कि कौन स्टूडेंट अच्छे से पेपर लिख रहा है या कौन एकदम स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, उसको समझ में आता है टीचर को। इज इट राइट? ओरल एग्जाम में भी उसको, टीचर को समझ में आता है ये बाय हार्ट करके आया है या इसने उस सब्जेक्ट को, कंटेंट को समझा है और अच्छे से आंसर दे रहा है, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट बहुत हायर होता है कि नहीं। हम माँ बाप भी होते हैं ना, तो बच्चों की बातों से समझ में आता है, उसकी टोनैलिटी से, कि बच्चा खुश है कि नहीं, दुखी है कि नहीं। इज इट राइट? हम हस्बैंड वाइफ किसी के भी फ़ोन पे बात करते हैं या कोई हमारे साथ बात करता है तो समझ में आता है, लगता है ठीक नहीं लग रहा, आवाज़ इसका बहुत लो लग रहा है, ढीला लग रहा है। इज इट राइट? तो ये जो कीन ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, ये आपको और अच्छी होगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो जितनी आप हीलिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना, आपका अवेकनिंग अच्छा हो जाएगा, आपका अवेयरनेस अच्छा हो जाएगा, आप अलर्ट ज़्यादा रहोगे। कहीं पे भी आपको, अभी जैसे मैं, जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाता हूँ, भले मैं अपनी स्पीड में चलाता हूँ या अपने धुन में चलाता हूँ गाड़ी को, लेकिन मुझे सेंस होता है कि आसपास में जो गाड़ियाँ चलाते, कोई मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है क्या, या कोई कैसे वाइब्रेशंस छोड़ रहा है, मुझे समझ में आ जाता है करके। या मुझे ऐसे समझ में आता है आगे कोई रोड ख़राब है, मुझे थोड़ा संभाल के जाना है, मुझे स्पीड कम करनी है। ये एक टाइम, डिस्टेंस, स्पेस का ना अवेयरनेस आ गया मेरे अंदर, जो पहले कभी नहीं था मेरे पास। तो आपका भी ना ये सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मतलब आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपका साइकिक एबिलिटी बढ़ेगी, आपका थर्ड आई खुलते जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको जज नहीं करना है। अगर समझ में भी आया तो आपको लगता है ये मेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है और झूठ बोल रहा है, मुझे कह रहा है अच्छी संगत है, अच्छा फ्रेंड्स है, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको लगता है आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका कहीं रिलेशनशिप चल रहा है, कोई गलत जगह पे जा रहा है, तो भी रिएक्ट नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। बिकॉज कुदरत कुछ तो उसको कहीं और से लेसन सिखा रहा है जो हम नहीं सिखा रहे उसको, या हम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। इज इट राइट? कोई एक फादर दारू पीता है, अल्कोहल लेता है, वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा भी मेरे साथ अल्कोहल पिए। इज इट राइट? क्योंकि इंडिया कल्चर में नहीं है ना, तो उसको कोई तो फ्रेंड मिलेगा उसके साथ दारू पीने वाला। इज इट राइट? वो उससे एक्सपीरियंस लेगा, तो एक्सपीरियंस तो लेगा ही ना, छोड़ेगा थोड़ी वो। हम उसको गाड़ी चलाने नहीं देंगे तो बच्चा और किसी की गाड़ी लेके चलाएगा, कोई तो एक्सपीरियंस देगा कि नहीं। तो ये चीज़ें क्या होता है कि कुछ घरों में, कुछ फैमिली में हम बहुत रेस्ट्रिक्शंस से रहते हैं, तो वो घर में फैमिली मेंबर ना और कहीं पे वो एक्सपीरियंस लेते हैं जो एक्सपीरियंस घर पे नहीं मिल रहा है उनको। किसी को पैसे का नहीं मिल रहा है, किसी को खाने का नहीं मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कोई रिश्तों का किसी को नहीं मिल रहा है। कभी कई पेरेंट्स बच्चे को पैसे नहीं देते तो बच्चा बाहर किसी से उधार लेता है पैसा और वो अनुभव लेता है। और हमने भी शायद ऐसा किया, हमने भी काफ़ी बार माँ बाप को झूठ बोला जब हम छोटे थे, और हमने भी काफ़ी बार अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीने की कोशिश की है। इज इट राइट? तो किसी को आप गुनहगार नहीं ठहरा सकते कि ये कोई गलत इंसान है, वो एक्सपीरियंस ले रहा है। और इस कलयुग में ना 98% लोग इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, नेगेटिव का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए। पहले के ज़माने में लोग फोटॉन्स का एक्सपीरियंस लेते थे, प्रोटॉन का एक्सपीरियंस लेते थे, पॉजिटिविटी का एक्सपीरियंस लेते थे। लेकिन इस कलयुग में लोग नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं। तो आप कहीं पे भी देखो कि भाई आजकल बच्चे कितने जल्दी मतलब टीवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, या फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, या आउटडोर पिकनिक में जाते हैं, इज इट राइट, पार्टीज में जाते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अनुभवी उसी चीज़ का लेने के लिए आए हैं ना, जिसको मैं अभी ब्लैक गॉड कहता हूँ। पहले मैं भी नेगेटिव पॉजिटिव बोलता था, लेकिन अब रिसेंटली जब हमने अमृतसर में रिट्रीट की तब मुझे एक अच्छा शब्द आया, ब्लैक गॉड एंड वाइट गॉड। तो कुछ लोग कैसा है ना, ब्लैक गॉड के एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। जैसे हम कहीं कहीं पढ़ते थे ना कि भाई साईं बाबा भी कहीं नॉनवेज खाते थे, साईं बाबा भी चिरुट लेते थे। इज इट राइट?
हमने कहीं सुना कि भाई महाकालेश्वर के यहाँ पे भी दारू चढ़ती है, सिगरेट चढ़ती है। तो ये एक वाइट गॉड का ही एक ब्लैक गॉड पार्ट है, समझ में कि नहीं? तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिएशन ऑफ अ गॉड। भगवान ने ही सब चीज़ बनाया। अगर हम बोलते हैं भगवान के मर्जी के बगैर एक झाड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, इसका मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी का मिसकैरेज हो रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, लकवा हो रहा है, तो कुछ तो उसकी मर्जी से होता होगा कि नहीं? और तीसरा मेरा जो एक क्वेश्चन था कि गॉड है कहाँ पे, भगवान है कहाँ पे? ये मेरा थर्ड क्वेश्चन मेरे लाइफ में बचपन से चलते आ रहा था। बिकॉज हम बचपन से देखते हैं, हम गॉड को प्रे कर रहे, गॉड को प्रे कर रहे, गॉड तो दिखता ही नहीं, हम प्रे किसको कर रहे हैं? तो पहले मैंने जब ऑरा का मशीन सिस्टम मेरे पास आया तो मैं ह्यूमन पे ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, एनर्जी बेस पे। उसके बाद धीरे 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 मैं कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा रिसर्च करने लगा। मैं ये देखने लगा कि उसकी सोल की लेवल क्या है। और उसके बाद अभी काफ़ी 5-7 साल से मैं, या 10 साल से मैं गॉड के और गुरुओं के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। बिकॉज क्वांटम फिजिक्स में आ गया ना मैं, तो मुझे समझ में आया कि हर गॉड गॉडेसेस की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी की कॉन्शियसनेस है, और हम किसी ना किसी को आह्वान करते हुए उस कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को प्ले करते हैं। कभी हम दुर्गा माँ को इन्वोक करते हैं, कभी हम शिव जी को इन्वोक करते हैं, कभी जीसस को करते हैं। उनकी चेतना को एक नेटवर्क बना के हम लेते हैं और उनकी बिलीफ सिस्टम से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। इज इट राइट? और वो जब कॉन्शियसनेस चली जाती है और दूसरी चेतना आती है, हमारी मान्यताएं बदल जाती है, हमारी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाती है। इज राइट? अब चॉइस दो है, या तो इसी लाइफ में आप अलग अलग गॉड गॉडेसेस का आह्वान करके चलो, या तो आप नेक्स्ट लाइफ लो के चलो, नेक्स्ट लाइफ में मैं दूसरे गॉड को मानूंगा, दूसरे गॉडेसेस को मानूंगा और उस बिलीफ सिस्टम से चलूंगा। डिफरेंस समझ रहा है कि नहीं आपको? चॉइस हमारी है कि नहीं? अब मैं काफ़ी साल तक, 27 साल तक मैं महावीर को इन्वोक करके चल रहा था, बिकॉज घर में जैनिज्म का चल रहा था। अब जब मैं ये हीलिंग में आया तो फिर मैं धीरे धीरे शिव जी को भी इन्वोक करने लगा, हनुमान जी को भी इन्वोक करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, फिर धीरे 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 साईं बाबा को इन्वोक करने लगा। जब मैं करुणा हीलिंग में आया तो समझ में आया कि ये इन्वोकेशन का मतलब नेटवर्क लेना है। जैसे मैं इंटरनेशनली कोई भी कंट्री में जाता हूँ, यूएस में, दुबई में, सिंगापुर में, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करके जाता हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चलता वहाँ कौन सी नेटवर्क से मुझे कनेक्शन मिल रहा है, मुझे समझ भी नहीं आता है। किधर एथिसलाइट चल रहा है, किधर AT&T चल रहा है, किधर कौन सी कंपनी का सैटेलाइट मैं कैच कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि 10 दिन का मुझे 4,000 पे करना है और मुझे 1 महीने का 8,000 रुपये पे करना है, बस मुझे इतना पता है। तो फिर मुझे जहाँ पे भी जाओ नेटवर्क मिलता है, क्योंकि OTP विदाउट नेटवर्क तो आ नहीं सकते। वाईफाई तो आपको मिल भी जाएगा कहीं पे भी, OTP तो आएगा ही नहीं। और मुझे तो रोज़ कितने ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, रेंट का, टीम मेंबर का, कुछ ना कुछ ऐसे होटल्स का, तो मुझे OTP के चक्कर में वो एक्टिवेट करना पड़ता है। तो आपकी भी लाइफ में है ना, ये जो ऐसे ऐसे कुछ अजीब प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए आपने ये स्पिरिचुअल सिंबल्स को एक्टिवेशन किया है, रोमिंग एक्टिवेट किया है। और उसमें आपको अलग अलग यहाँ मंदिरों में, कभी वृंदावन, कभी ऋषिकेश, कभी शिरडी, ऐसे जगह पे आके इन्वोक करके आपको आपका क्लियरेंस करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे मैं अपने ही घर पे अपने ही भगवान के साथ रह के, अपने ही फैमिली के कुल देवी के साथ रह के मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। फिर कुछ जगह पे आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, कुछ जगह पे आपके OTPs नहीं आएगी और वहाँ पे आप अटक जाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? सी कितना साइंटिफिक है ये चीज़ें कि हमें वो कैच करना है, वो चेतना। बिकॉज हमें नाड़ियाँ तो खोलनी है कि नहीं, सभी अलग अलग नाड़ियाँ तो खोलनी पड़ेगी ना, अलग अलग प्रॉब्लम तो सॉल्व करने पड़ेंगे कि नहीं? इज इट राइट? तो कभी हम गोवा जाते हैं तो वहाँ चर्च में जाते हैं, जो पुराने एंशियंट चर्च है, उसी जगह पे कहीं शांत दुर्गा टेम्पल है, मंगेशी टेम्पल है, वहाँ जाते हैं उसी दिन में। तो इतनी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इतनी एनर्जी का शिफ्टिंग हम सेंस कर पाते हैं। लेकिन जब हम नेक्स्ट डे इवेंट करने जाते हैं उस गोवा में, तो पता चलता है कि सभी प्रकार के लोग हमारे इवेंट में हैं, बिकॉज हमने पहले उस नेटवर्क को कैच किया, फिर लोगों ने हमको कैच किया। अब समझ में है कि हमारे रिट्रीट्स में ना बेसिक से लेकर एडवांस के सारे लोग आते हैं, अलग रिलीजन के लोग आते हैं, अलग एज के लोग आते हैं, मतलब बच्चे भी हमारे पास आते हैं, बड़े भी आते हैं। इसका रीज़न क्या है? हम वननेस के नेटवर्क में हैं, हम सभी को इन्वोक करते हैं। तो आप जिन जिन को भी मानते होंगे तो आपको गॉड गॉडेसेस आपको हमारे यहाँ भेजते हैं।
अगर हम एक ही भगवान को मानते रहते तो शायद दूसरी जगह नहीं पहुंचते। और ये मैंने बहुत साल रिसर्च किया है कि राजयोग के सेंटर में मैंने कभी ओशो के लोगों को नहीं देखा, ओशो के लोगों को कभी मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं देखा, बिकॉज वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की स्पिरिचुअलिटी है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जैसे मंदिरों में कैसे एक भगवान फिक्स होता है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी लोगों ने उसको एक फिक्स्ड बना दिया है कि यहाँ पे तो यही होगा करके। लेकिन हमने सोचा कि अगर हमें मल्टी वर्सेटाइल रहना है, मल्टीटास्किंग पर्सन रहना है, तो हमको तो वननेस में रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद कोई अपनी गॉड गॉडेसेस की पूजा ना छोड़े। जो भी आप करते थे पहले उसी को कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ ये सब इंटीग्रेशन करें, सिंबल का इंटीग्रेशन करें, उसके साथ ये वननेस का इन्वोकेशन करें, ताकि आप सभी गॉड गॉडेसेस के रेजोनेंस रहे, हार्मोनी में रहे। बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका किसी मुस्लिम के साथ कनेक्शन बाकी है, किसी क्रिश्चियन के साथ कनेक्शन आपका बाकी है, किसी जैन के साथ बाकी है, बुद्धिज्म के साथ बाकी है, आपको तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप वननेस में रहोगे तो अच्छे से उनको ट्रीट कर पाओगे, अकाउंट अच्छे से सेटल कर पाओगे, नहीं तो सेटल नहीं कर पाओगे आप। आपको लगेगा मेरी इसके साथ बनती है, इसके साथ बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी को आपने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये सिंबल्स क्या है जो आपको सिखाए हैं, ये सिंबल्स ना आपको फ्लेक्सिबल करेंगे। अभी आप बहुत रिजिड हो, अभी आप अपनी सॉफ्टवेयर से चल रहे हो, अपने माइंडसेट से चल रहे हो, तो ये सिंबल धीरे 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 जब अंदर जाते जाएंगे ना, आपके सारी ब्लड के अंदर ना एकदम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होगी। और वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना सबको एडजस्ट करने देगी, सबको एक्सेप्ट करने देगी, होने देगी। जो हो रहा है उसको होने देंगे आप, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट इज द ब्यूटीफुल साइंस। इज इट राइट? क्योंकि जहां पे आपने रोक टोक किया ना, आपके ब्लड के सेल्स ही डैमेज होने वाले हैं, और कोई डैमेज नहीं होगा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, आपको थायराइड आपका अप एंड डाउन होगा, आपको शरीर में गांठें बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको फ्लो होने नहीं दिया। लेकिन अगर आप फ्लो होने दोगे ना, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको जितने साल भी हम देखते हैं आप ऐसे ही दिखते हो, मतलब आप कौन सी ऐसी डाइट फॉलो करते हो, कौन सी एक्सरसाइज करते हो, मतलब क्या करते हो जिससे आप इतना फिट रहते हो। और जो मेरे नज़दीक है उन्हें पता है कि एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता हूँ? बिकॉज मैंने लोगों को एक्सेप्ट किया, वही मेरे लिए एक्सरसाइज है। मैं लोगों को पूरी तरह से स्वीकार लेता हूँ, तो मुझे कसरत करने की ज़रूरत नहीं, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा एंटी एजिंग प्रोसेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे जो भी फ्रेंड्स जो मेरे डॉक्टर के लेवल के हैं, जो मेरे क्लासमेट्स थे, जब मैं इनको फोटोज़ दिखाता हूँ तो बोलते ये आपके फ्रेंड्स है? मैंने हाँ, तो बोलते बाप रे कितने एज में अलग लग रहे हैं। बिकॉज कैसा है, वो कितने रिजिड हैं, वो कितने रेस्ट्रिक्टेडली अपनी लाइफ जी रहे हैं, इतने स्ट्रेस में रहते कि रात को उनको अल्कोहल चाहिए, उसके बगैर वो सोते नहीं। कुछ लोग रात को ब्लड प्रेशर की दवा खा के सोते हैं, कुछ लोग नींद की दवा खा के सोते हैं, और हमें तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं भी सोते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। रिट्रीट में आप देखते हो हम 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं। इज इट राइट? और बैक टू बैक इवेंट होता है। ऐसा भी नहीं कि आपको तो ठीक है यहाँ से जाने के बाद 3 महीना 6 महीना गैप मिलने वाला है, हमें तो 2 दिन का भी गैप नहीं मिलता है। 24 आवर्स के बाद फिर से सामान पैक किया और नेक्स्ट रिट्रीट के लिए गए। बट हमारी तैयारी क्यों रहती है? बिकॉज इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है हमारे अंदर, इतनी अलग अलग आपके अंदर एनर्जीज है देखो, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लेवल तक क्रिस्टल हमें प्रोटेक्ट करता है, कुछ लेवल तक सिंबल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और दूसरी बात तो हमारी भी कॉन्शियसनेस अब ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई है कि दूसरी की कॉन्शियसनेस को भी एडजस्ट कर लेता है, दूसरी की एनर्जी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं तो किसी की कुंडली नहीं ऊपर है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी का कोई स्पिरिट साथ में है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतने सालों में। कभी आपने देखा है कि भाई यहाँ कुछ चैनलाइजिंग चल रहा है और हमारा भी कुछ तो भी चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। हमारी ना धड़कनें बदलती है, ना रेस्पिरेटरी रेट बदलता है, ना हार्ट रेट बदलता है। हम हर चीज़ को बहुत कैजुअली देखते हैं और हर चीज़ को बहुत ईजीली, मतलब एक फ्लो के साथ हम रहते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको भी घर पे जाने के बाद ना मैं यही कहता हूँ, कितना भी अप्स एंड डाउन्स रहे आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके सोसाइटी के साथ, आप उसको बहुत कैजुअली लेना। जहाँ आपको लगता है भाई मेरे ये फैमिली मेम्बर को देख के मेरी पाल्पिटेशन बढ़ गई है, मेरा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ गया है, तुरंत हीलिंग स्टार्ट कर देना।
जहाँ पे भी आपको लगता है मेरी इसके साथ नहीं बन रही है, बस अपनी हीलिंग करना कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। उसकी हीलिंग मत करना, अपनी हीलिंग करना कि आप उसको एक्सेप्ट करो। जितनी प्रॉब्लम आपको उनसे है ना, उतनी प्रॉब्लम उनको भी आपसे है। ये तो सिंपल चीज़ है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि एक को प्रॉब्लम हो दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है तो 100% वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम रहेगा। आपको बच्चों से प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी पेरेंट्स से प्रॉब्लम होगा, मैं तो गारंटी देता हूँ। क्योंकि अगर स्टूडेंट को टीचर से प्रॉब्लम है तो टीचर को भी स्टूडेंट से होगा कि नहीं, मुझे बताओ, लॉजिक की बात है ये। इज इट राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर एक जन ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो दूसरे को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो दूसरा आदमी कब तक आपका दुश्मन बना रहेगा, कब तक आपके साथ नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस आपको देगा, क्योंकि उसको लगेगा इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इज इट क्लियर? तो प्लीज आप यहां से जाने के बाद ना अपने घरों में, अपने संस्कारों में ना ये सिंबल्स को उतारते हुए अपना जीवन जीना, मैक्सिमम इन्वोकेशन के साथ जीना, सिंबल के साथ जीना। और हर 3-4-6 महीने में आपको लगता है अभी थोड़ी गड़बड़ बढ़ गई है, फिर कोई रिट्रीट में आ जाना, चाहे हमारे रिट्रीट में आओ या और किसी के रिट्रीट में जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको जाना तो होगा, कहीं तो सफाई करनी पड़ेगी। मुझे कभी लगता है तो मैं वैष्णो देवी जाता हूँ, कभी लगता है तो तिरुपति जाता हूँ, कभी लगता है तो मैं शिरडी आ जाता हूँ, कभी लगता है तो मैं ऋषिकेश चले जाता हूँ। कहीं तो मैं भी तो जा रहा हूँ ना, मुझे भी तो सफाई करनी पड़ रही है कि नहीं? इज इट राइट और नॉट? तो अभी भी मैं यहाँ से कल जाऊँगा अहमदाबाद, और वहाँ पे मेरे जो भाई है, उनके जो गुरुजी है, वहाँ पे जो आश्रम है, उनके आश्रम में मैं रहूँगा कुछ दिन और मैं अपनी हीलिंग करूँगा। क्या होता है ना कि जब आप अलग अलग गुरुओं के पास जाते हो ना तो उनकी भी बिलीफ सिस्टम समझ में आती है, उनकी भी कॉन्शियसनेस आपको समझ में आती है। और जो आप थोड़ा रेजिस्ट करते थे उनके कंटेंट को, उनके फिलॉसफी को, वो धीरे धीरे आप हीलिंग करके वो फिलॉसफी को भी एक्सेप्ट करोगे आप। तो मैं काफ़ी ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ मुझे लगता है अरे ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो करने से क्या फ़ायदा, तो मैं जानबूझकर वहाँ जाके वो फॉलो करता हूँ। और जब मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ ना, तब मैं वो आश्रम से बाहर निकलता हूँ। बिकॉज कहीं तो हमारा भी रेजिस्टेंस है ना, हमारा भी कोई ऐसा एक डार्क साइड है जो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो काफ़ी बार कैसे सास बहू को एक्सेप्ट नहीं करती है, बहू जेठानी को एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो डार्क साइड है हमारा। कभी भाई बहन भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों लड़ते, तेरे वजह से ना मम्मी तेरे को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती है, ऐसा करते ना हम कंपैरिजन, लड़ते कि नहीं हम लोग? इज इट राइट? लेकिन जब हम ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे 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 डिजिटली ना हम उनको स्वीकारने लगेंगे। और जब आप स्वीकारने लगोगे ना, यही आपका लाइफ बेटर एंड बेटर होगा। मोक्ष निर्वाणा तो बात की बात है, पहले घर में शांति से रहना तो सीख लो आप। मरने के बाद तो आत्मा की शांति तो मिलेगी, बिकॉज शरीर नहीं है, मन नहीं है, तो डिजायर नहीं है, हलचल नहीं है, तो तभी तो आत्मा की शांति वैसे ही बने रहने वाली है जब शरीर नहीं है तो। लेकिन शरीर के साथ रह के आत्मा शांत रहे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। यू बिलीव और नॉट, है कि नहीं? मतलब मैं कहीं जाता हूँ और कहीं पे मेरे बाजू में कोई सिगरेट पीता है तो मुझे थोड़ा ऐसे लगता है क्यों पी रहा है, क्योंकि मैं तो पीता नहीं, तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा कि नहीं? मैं सोचूंगा नहीं नहीं, अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना। लेकिन अगर मैं अपनी सिंबल्स डालूंगा, अपनी हीलिंग करूंगा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता वो नॉनवेज खाए, सिगरेट पिए, धुआं छोड़े, कुछ भी नहीं, बिकॉज अब मेरे में एडजस्टेबल एनर्जी आ गई है, अब मैं एक्सेप्टेंस में आ गया हूँ करके। अदरवाइज लोग देखा ना कैसे लड़ते, दूर जाके पियो, तुमको दिखता नहीं इधर बोर्ड है नो स्मोकिंग जोन। इज इट राइट और नॉट? मतलब हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये हूँ शाकाहारी हूँ, मैं नॉन वेज की होटल में कैसे खाना खाऊँ, पता नहीं कौन से बर्तन यूज़ किए रहेंगे। कितना हम सोचते हैं उस चीज़ के लिए। इज इट राइट? लेकिन अब हमें कोई फ़र्क नहीं, बिकॉज हमने क्लिनजिंग करना सीख लिया, हमने हील करना सीख लिया है। तो हम कहीं पे भी जाते सिंबल्स डालते, किसी को पता भी नहीं चलता। हमने एनवायरनमेंट क्लीन कर दिया, हमने लोगों की एनर्जी चेंज कर दी, हमने अपनी भी एनर्जी चेंज की, और अब हमारी हार्मोनी आ गई, हमारी ट्यूनिंग हो गई उनके साथ। इज इट राइट? वर्करों के साथ या पार्टनर्स के साथ या क्लाइंट के साथ या फैमिली पार्टनर के साथ, मतलब या तो फिर हमारे रिश्तेदारों के साथ। ये वो सब मिरर इमेज है जो आपके सामने बार बार आएंगे और ये आपको बताएंगे कि अभी भी आप ठीक हो कि नहीं हो। डॉक्टर के पास तो आप 6 महीने में एक बार जाओगे, लेकिन जो आपके नज़दीक आता है ना, वो आपका डॉक्टर है, वो बताएगा कि आपकी धड़कनें ठीक है कि नहीं, आपका स्वभाव उनके साथ ठीक चल रहा है कि नहीं। इज इट राइट? और
क्योंकि इमीडिएटली हर एक इंसान रिएक्ट करता है कि नहीं आपके सामने, और आप भी तो रिएक्ट करते हो कि नहीं, कोई आता है कि नहीं, इज इट राइट? मैं भी काफ़ी बार कुछ लोगों के साथ कभी कभी ऐसा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसी हीलिंग करूँ, कॉर्ड कट करूँ कि वो कभी मेरे ऑरा में आई नहीं, और कभी मुझे लगता है नहीं आने दो उसको, जब तक मैं एक्सेप्टेंस में नहीं आता हूँ तब तक मैं कॉर्ड कट नहीं करूँगा। तो मैं बहुत हीलिंग करता हूँ, जब मैं उस इंसान को पूरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ फिर मैं कॉर्ड कट करता हूँ, अब वो जाए, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मैं उसको जाने भी नहीं देता हूँ। समझ में कि नहीं? अदरवाइज मैं एक कॉर्ड कट करूँ उसको एक झटके में मैं अलग कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ, बिकॉज ये मेरी भी परीक्षा है, मेरी भी टेस्टिंग है। तो काफ़ी बार मुझे टीम मेंबर्स बोलते हैं, सर आपको पता है ये इतना नेगेटिव है, फिर आप उसको टीम में क्यों रहने दे रहे हो, आप उसको सिस्टम में क्यों रहने दे रहे हो, उसको आप एक झटके से निकाल सकते हो, राइट? बिकॉज पता है सबको कि एसकेएम के हम फाउंडर है, तो कुछ तो राइट्स हमारे हाथ में हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं क्यों निकालूँ, जब तक मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं लेता मैं उसको निकालता भी नहीं, भले वो 5 साल लगे 11 साल लगे, तब तक मैं उसको टिकाते रखता हूँ। जब मैंने उसका पूरा स्वीकार लिया, अब मैं कहता हूँ नाउ यू कैन गो आउट, क्योंकि अगर तुम्हारा मेरा कर्म अधूरा रह जाएगा तो मुझे तो तुम्हारे लिए जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं। तो डिवोर्स भी तभी मत लो, ब्रेकअप भी मत करो, तब जॉब भी मत छोड़ो, बिजनेस भी मत छोड़ो, जब तक आप उस चीज को पूरी तरह से क्लियरेंस नहीं करते हो, क्लोजर नहीं करते हो, उसको मत छोड़ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में कि नहीं? कहीं पे भी, जैसे कहीं आश्रमों में आप जाओगे ना, वो लोग कहते हैं खाने के बाद आप बर्तन धो के रखो, जैसे हम ऋषिकेश में दयानंद में जाते हैं तो हमको पूरे धो के ही बर्तन रखने पड़ते, दैट इज प्रॉपर क्लोजर ऑफ द फूड, इज इट राइट? जैनों में ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद वो थाली पानी से धो के पी लेते हैं, तो उससे क्या है ना कि वो प्रॉपर क्लोजर है फूड का, कि कहीं पे भी आपने जूठा नहीं छोड़ा, कहीं पे भी आपने अन्न का अपमान नहीं किया। सी कुछ जो रिलीजियस कल्चर है ना वो सही में अच्छा है, लेकिन कभी कभी तो हम ऐसा देखते हैं कि भाई बनारस जैसे काशी में जाते हैं लोग, वहाँ पे अस्थियाँ बहाने जाते हैं, वहाँ पे बॉडी जलाते हैं, और आधी बॉडी जली ऐसे ही फेंक देते पानी में, जैसे हम गणपति का विसर्जन करते, तो इट इज इनकम्प्लीट क्लोजर। आपको लगता है कि नहीं? गणपति विसर्जन के बाद आप कहीं जाना, हम लोग कभी शिरडी ऐसे आते हैं ना, तो बीच में नदियाँ आती है, तो आधे तो गणपति ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि पानी इतना रहता है और गणपति इतने रहते हैं, तो वो तो कभी उसका विसर्जन होता ही नहीं पूरा। तो वो दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्लोजर। आपने घर पे रखा, आपने आरती वारती सब की, पावर ले लिया गणपति का, और विसर्जन में ऐसे ही कहीं डाल दिया, जहाँ पानी है कि नहीं मुझे क्या लेना देना। दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्लोजर, इज इज राइट? अब बॉडी है वो ऐसे आधी जला के ऐसे नहीं बहा सकते हो नदी में, पॉल्यूट हो जाती है वो चीज़ें। तो डोंट पॉल्यूट एनी एलिमेंट इन द लाइफ। हवा को पॉल्यूट मत करो, अर्थ को पॉल्यूट मत करो, वाटर को पॉल्यूट मत करो, ईथर को पॉल्यूट मत करो, भगवानों के साथ झूठी कस्में मत खाओ, गुरुओं के साथ कहीं छेड़छानी मत करो, गुरुओं के साथ पंगे मत लो। सी दैट इज ईथर कर्मा। समझ में कि नहीं? बिकॉज हम काफ़ी बार बोलते हैं भाई मैं भी गुरु के साथ ये करूँगा, वो मैंने गुरु का ये देखा है, मैंने वो देखा है। कुछ नहीं बोलना है आपको, जो भी हो रहा है ना उसको सिर्फ अपने हिसाब से होने दो। उनको अपना गेम पता है कैसे चल रहा है, उनको सब पता है कि ये कहीं ब्लैक गॉड का गेम चल रहा है, कुछ ना कुछ उसको डिटैचमेंट का गेम चल रहा है, उसको शून्य करने का गेम चल रहा है, उन्हें सब पता रहता है। अदरवाइज केदारनाथ का विनाश होता ही नहीं 2013 में। इज इट राइट और रॉन्ग? कितने लोग शिरडी में आते हैं, रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, कितने लोग वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते पे एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। तो उनको गेम पता है कि कहाँ किसको ख़त्म करना है, कहाँ किसको शून्य करना है। आप समझ ही नहीं पाओगे उस गुरुओं की गेम या भगवान की गेम को, समझ ही नहीं पाओगे। तो कभी गलती से भी ना दिमाग ही मत लगाना उनकी गेम पे। मैं तो कहता हूँ मैंने ये गलती बहुत करी है, इसलिए आज मैंने आपको कन्फेशन किया कि मैं जब ये फील्ड में नहीं था तो मैं बहुत डाउट करता था उन पे कि ये क्यों लोगों को मेडिटेशन करा रहे, क्यों व्याख्यान दे रहे, क्यों प्रवचन दे रहे, जब खुद तो संसार में है ही नहीं। लेकिन आज इतने सालों के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो दूत है, मतलब ये तो मैसेंजर्स है। इन्होंने तो ये सारे अपने जैसे बहुत जन्म झेले हैं, उसको सफ़र किया है। अब वो हमें गाइड करने के लिए आए हैं कि आप भी बाहर आ जाओ, शून्य में आ जाओ, ज़्यादा मोह में मत रहो, ज़्यादा डिज़ायर्स में मत रहो, नहीं तो वही साइकिल में आप पड़े रहोगे करके। इज इट राइट और रॉन्ग? तो उनकी लीला वही जाने, चाहे वो कृष्ण की लीला है, साई की लीला है या शिव की लीला है, वो वही जाने वो कैसे
गेम प्ले करते हैं उनको प्ले करने दीजिए। आपकी बॉडी रेंट पे है, कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। ना प्रॉपर्टी, ना फैमिली, ना लाइफ पार्टनर, कोई परमानेंट आपका रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो नाम है वो भी टेम्पररी है, बॉडी है वो भी टेम्पररी है ना, सोल भी टेम्पररी है, बिकॉज आज इस बॉडी में कल और किसी बॉडी में जाएगी, तो सोल का भी तो हम भरोसा नहीं कर सकते, गारंटी थोड़ी ले सकते। इज इट राइट? और इस टेम्पररी चीज के ऊपर आप कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश करोगे, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। अब शब्द समझ में आ रहे कि नहीं? अब समझ में आ रहे कि नहीं? मैं बहुत साल पहले ना एक बाइक मैंने लोन पे लेने की कोशिश की, या जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लिया था ओरा का, तो 6 लाख का सॉफ्टवेयर था और मेरे अकाउंट में 5-6 हज़ार भी नहीं थे। तो मैंने लोन लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर लेके आओ। मैंने कहा मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ। तो उन्होंने रेंट के पेपर्स देखे कि मेरे कितने महीनों साल का एग्रीमेंट है, तो उस रेंट के बेसिस पे उन्होंने मेरे को लोन दिया करके, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका पर्सनल लोन होगा बिकॉज आपका खुद का कुछ भी नहीं है करके। समझ में कि नहीं? तो मेरे 14.5% के हिसाब से मुझे वो लैपटॉप खरीदना पड़ा जो 85,000 का था, और 1.25 लाख रुपया मुझे पे करना पड़ा विथ इंटरेस्ट, बिकॉज मेरा अपना कुछ नहीं था ना मैं आईटी इतना पे कर रहा था, ना मेरी कोई जमीन जायदाद थी, तो मेरे को कोई था ही नहीं। इज इट राइट? मैं मेरे पापा के पास गया, मैंने कहा पापा आप इस पे साइन करो तो मुझे लोन मिलेगी। पापा ने कहा मैं साइन नहीं करूँगा। तो ही वॉज नॉट रेडी कि भाई मैं लोन लूँ। उन्होंने कहा मैंने लाइफ में कभी लोन नहीं लिया, तू क्यों लोन ले रहा है? तू 5 साल के बाद ये सॉफ्टवेयर ले, 5 साल के बाद लैपटॉप ले। मैंने कहा नहीं मुझे अभी लेना है करके। सी उनकी बिलीफ सिस्टम अलग है, वो कह रहे क्यों लोन लेके हम कर्जा अपने सर पे लें। इज इट राइट? लेकिन मुझे रिस्क लेना था, मुझे रिस्क लेके ना आगे बढ़ना था। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप रिस्क लेते हो ना, अपनी इच्छाएं पूरी करते हो, तो यू हैव टू पे द प्राइस। और वो प्राइस क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसा कमाने से पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कमानी पड़ती है। पैसा कमाने से पहले मोरल कमाना पड़ता है, एथिक्स कमाने पड़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ के साथ चलना पड़ता है, कुदरत की ऊर्जा शक्ति लेनी पड़ती है। जब आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी ना, बहुत से लोन्स मिलेंगे, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत से मदद करने वाले मिलेंगे। तो डायरेक्टली ना कभी भी पैसों की लोन पे मत जंप करना, कोई चीज़ को खरीदने की कोशिश मत करना, पहले उसकी लायक बनना, फिर वो चीज़ अपने लाइफ में आने देना। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैंने भी जब ओरा सॉफ्टवेयर लिया, उसके 1 साल पहले मैं बार बार बॉम्बे से पूना जाता था, जहाँ पे लंदन के साइंटिस्ट ने एक अपना MIT कॉलेज में सेटअप लगाया था। तो मैं बार बार मेरे स्टूडेंट्स, पेशेंट्स को लेके जाता था ओरा के लिए कि आप जाओ इधर ओरा कराओ, और मैं उसका अभ्यास करता था, स्टडी करता था। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने वो 6 लाख का एक रिस्क लिया, एक इन्वेस्टमेंट किया। मैं बहुत हीलिंग करता था कि जल्दी मेरे पास भी ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाए, मैं भी जल्दी इस पर PhD करूँ, बिकॉज उस टाइम पे किसने किया नहीं था, तो कोई इंटरप्रेट करने वाला नहीं था। बेचने वाले थे वो लोग, लेकिन दे वर नॉट नोइंग हाउ टू इंटरप्रेट द इमेज। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे उससे आगे जाना था, तो डेफिनेटली मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा कि नहीं उसके लिए। 2.5 लाख रुपया PhD का लगा उस टाइम पे, 6 लाख मुझे सॉफ्टवेयर का लगा। तो इस तरह से ना मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिए, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ रिस्क लिया ना, इसलिए कभी आज तक फेलियर नहीं गया। कितनी ऐसे रिट्रीट्स की, इंडिया में, दुबई में, सिंगापुर में, US में, कभी कोई रिट्रीट फेल नहीं की, क्योंकि उसके पहले मैंने काम बहुत किया अपने पे, हीलिंग बहुत की अपने पे। फिर मुझे पता है जो भी लोग आएंगे ना, मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। तो आप लोग भी क्या करो ना, जो भी आपने लिखा है कि मुझे ये हासिल करना है, उसके पहले अपनी हीलिंग बहुत करो, अपनी प्रैक्टिस बहुत करो, फिर वो देखना कितनी आसानी के साथ आपका इच्छा पूरी होगी। इज इट राइट? मतलब कोई अगर शादी के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप उसकी शादी करते हो, आप मुझे बताओ कितना टाइम वो शादी चलेगी? नहीं चलेगी ना। कोई सपोज अगर प्रेग्नेंट हो गई लेडी और वो तैयार नहीं है, तो मिसकैरेज होने ही वाला है, या बच्चा एबनॉर्मल बॉर्न होने ही वाला है, बिकॉज लेडी तैयार नहीं है, मदर बनने को तैयार नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो पहले कोई भी चीज़ के अंदर तैयारी करो, एनर्जी लेवल पे, अपने माइंड के लेवल पे, अपनी कॉन्शियसनेस लेवल पे तैयारी करो, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर उसको आने दो हमारी लाइफ में। तब तक उसको गलती से भी आने मत देना। जल्दबाजी में गिर जाते हैं हम लोग। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको अभी 2 चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है यहाँ से जाने के बाद। एक किसके लिए प्रैक्टिस करनी है? जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं
उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा प्रैक्टिस किस लिए करनी है? जो आपने सपने देखे अपने भविष्य के लिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर ये दो चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर पाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ना, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आज आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए हीलिंग करो। आपको पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे के लिए हीलिंग करो। और आपको फ्यूचर में कुछ हासिल करना है तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करो। लेकिन प्रैक्टिस करो, भगवान को कंप्लेन मत करो। भगवान को कोई लेना देना नहीं है आपको कोई चीज़ मिले या ना मिले। उनको कोई है प्रॉब्लम? मुझे बताओ। आज अक्षय कुमार, शाहरुख खान 300 करोड़ रुपए एक पिक्चर में कमाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? दे रहे कि नहीं वो? इज इट राइट? होने दे रहे कि नहीं वो लोग? क्योंकि वो लायक है, तब इतनी पब्लिक ऑडियंस पे कर रही है कि नहीं उनको। आप पहले लायक तो बनिए तो पैसा आपके पास आएगा। अब लायक नहीं बनोगे और डायरेक्ट जंप करोगे सपना, नहीं नहीं मेरा तो सपना पूरा होगा ही, ऐसा नहीं होगा। हम कितने भी लाखों का, करोड़ों का सपना देखें, लेकिन हमारी एनर्जी अभी तक एक्सपांड नहीं हुई तो पैसा, लक्ष्मी आएगी कहाँ से? मुझे ये बताओ। पहले सरस्वती को इन्वोक करो, ज्ञान को इन्वोक करो, विजडम को इन्वोक करो, लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। हम उल्टा करते हैं, हम पहले सीधा पैसे को इन्वोक करते हैं, लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं। और ज्ञान तो है नहीं हमारे पास, नॉलेज तो ना बिजनेस का है, ना जॉब का है, ना फैमिली का है, नॉलेज तो है नहीं। फिर वो चीज़ मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी तो टिकेगी भी नहीं, बिकॉज नॉलेज था ही नहीं ना, ऐसे ही आ गया आपके पास। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये पहले चीज़ों को अंदर उसको विजुअलाइज करो कि हाँ मैं उसको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। और आजकल तो बहुत अच्छा है कि हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो पहले वो चीज़ का पूरा नॉलेज ले लो और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में आने दो। इज इट राइट? लेकिन डरना नहीं कि कुछ लोग अगर ऐसे वीडियो डालते हैं कि मेरा ये करने से ये प्रॉब्लम हुआ, वो करने से ये प्रॉब्लम हुआ, वो उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। मुझे तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, मैं तो लेके रहूँगा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर आपको अनुभव लेना है तो लेके रखना, ये अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में वापस उसी चीज़ का अनुभव लेने आओगे आप। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते ये चीज़ बकवास है, इधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। मैं बोला मैं तो करूँगा, बिकॉज मुझे अंदर से लग रहा है ये मेरा अनुभव बाकी है इस चीज़ का। लेट मी एक्सपीरियंस दैट थिंग एंड देन बी रेडी टू पे द पेनल्टी। तो हमें दो चीज़ क्या पे करनी है? फर्स्ट प्राइस टू अचीव एंड देन पेनल्टी बिकॉज यू हैव अट्रैक्टेड इट। इज इट राइट? फर्स्ट प्राइस पे करना है उसको हासिल करने के लिए, फिर पेनल्टी पे करनी है। पेनल्टी का मतलब क्या है? पनिशमेंट, पनिशमेंट टू गेट फ्रॉम द यूनिवर्स। इज इट राइट और रॉन्ग? तो वो पनिशमेंट भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उसको नलीफाई कर सकते हो, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर सकते हो, सफर नहीं होना है उसके लिए। इज इट राइट? जैसे मैंने अभी कहा ना कि थोड़ा हमने बाहर का खा लिया तो भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कि नहीं? थोड़ा मणिपुर चक्र को हील करना पड़ेगा कि हाँ मैंने ये जो जंक फूड खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। इज इट राइट? दिस इज द पेनल्टी। इज राइट? अट्रैक्ट करने के लिए हमने पे किया और अट्रैक्ट मैनिफेस्ट करने के बाद पेनल्टी पे की, क्योंकि उसको शून्य पे लाना है, उसको छोड़ना, डिटैचमेंट के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और अगर इंसान डिटैच नहीं हो सकता, पेनल्टी पे नहीं करता है, तो वो उसके दुख के आंसू में रोते रहता है और सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ता है। ये देखा है कि नहीं आपने? सामने वाले को कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू पे दैट पेनल्टी। वो क्यों पेनल्टी पे करेगा? उसको तो सबक सिखाना था। अगर एक स्टूडेंट फेल होता है तो टीचर रोती नहीं है, स्टूडेंट रोता है। टीचर को क्या फर्क पड़ने वाला है? स्टूडेंट फेल भी हो गया तो। इज इट राइट? तो स्टूडेंट को ही वापस एग्जाम अपीयर करना पड़ता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने कहीं पे इनकम्प्लीट किया इसलिए पेनल्टी पे कर रहे हैं, हमने उसको कंप्लीटली अट्रैक्ट किया इसलिए पेनल्टी पे कर रहे हैं, हमने BMW को अट्रैक्ट किया उसकी मेंटेनेंस का पेनल्टी पे कर रहे हैं। इज इट राइट? हमने शादी की हमको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, हमने बच्चा पैदा किया हमको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है, हमने घर बसाया, एक बड़ा बंगला लिया, घर लिया, उसको मेंटेनेंस करने के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। सो यू हैव टू पे इट, वेदर टू अट्रैक्ट और टू मेंटेन, यू हैव टू पे इट। इज इट क्लियर? और हर पेमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपका। आई होप आपने सिस्टम समझ लिया उसको, राइट? आप को रिलेट करो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, क्या आपने पेमेंट किया? नहीं किया तो वो आपको नहीं मिली, और अगर वो मिल गई तो आप क्यों नहीं संभाल पाए? बिकॉज आपने पेनल्टी पे नहीं की। आप रिश्ते नहीं संभाल पाए तो रिश्ते टूट गए। इज इट राइट? आपने उसको स्वीकारा नहीं, मीन्स आपने पेनल्टी पे नहीं की, तो वो रिश्ते टूट गए। आपका हाथ से बिजनेस चला गया, आपके हाथ से जॉब चला गया, आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं थे, चला गया वो चीज़। इज इट राइट?
लेकिन उसको कंप्लीटली करने के बाद छोड़ना। जैसे मैंने मेडिकल को ना कंप्लीटली नॉलेज लिया, पूरा साइंस का नॉलेज लिया, उसके बाद मैंने मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ी। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा है यार काश थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो थोड़ा और नॉलेज मिलता। मैंने कंप्लीट नॉलेज गायनेकोलॉजी का, पेडियाट्रिशियन का, ऑर्थोपेडिक का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, ऑर्थोपेडिक हर एक का नॉलेज लिया मैंने, और उसके बाद मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी। तो कोई मुझे कहेगा नहीं अरे तुम्हारे पास अधूरा नॉलेज है, तुम थोड़ी ज़्यादा सीखते ना तो तुमको ये हीलिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, साइकिक सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पूरी उसकी नॉलेज ली, चाहे वो NLP था, वास्तु था, फैंशू, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एक्यूप्रेशर, मैंने डेप्थ की नॉलेज ली। मैं समझ गया कि इसकी लिमिट यहाँ है, इससे आगे ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकती। फिर मैंने उस सिस्टम को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आगे भी तो जाना था कि नहीं, मैं उस लिमिटेशन में कैसे काम कर सकता हूँ। तो ऐसे करते करते मैं 127 थेरेपी सीखा, बिकॉज हर थेरेपी की मुझे लिमिटेशन पता चली। लेकिन दूसरे लोगों ने कभी लिमिटेशंस नहीं बताए, क्योंकि वो प्रोफेशनल थे, उससे वो पैसे कमाते थे, उससे वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करते थे, और वो कहते थे यही 100% ये सिस्टम कंप्लीट है। कोई सिस्टम कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, कोई आदमी बताए कि एक्यूप्रेशर से, कफ कोल्ड से कैंसर की बीमारी ठीक हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो भले उसने 2-4 कैंसर के पेशेंट ठीक भी किए रहेंगे एक्यूप्रेशर से, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कैंसर का पेशेंट इससे ठीक हो सकता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, समझ में कि नहीं। कोई कहेगा नहीं आप जैन के इसमें जाओगे तो ही मोक्ष मिलेगा, तो क्या बुद्धा मोक्ष नहीं गए? इज इट राइट और रॉन्ग? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 100% कंप्लीट है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। भगवान ने जानबूझकर हर चीज को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ा है, और उस अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए ना आपका इंट्यूशन चाहिए कि मुझे नेक्स्ट कहां जाना है जिससे ये कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है कि आपको? मतलब एक मोबाइल बनता है, गाड़ी बनती है, उसमें कितने कंपोनेंट्स रहते हैं। आप एक जो इंजन रहते हैं उसको लेके गाड़ी थोड़ी चला सकते हो। आप मर्सिडीज के 4 टायर लकड़ी से चलाओगे क्या? उसको बॉडी भी तो लगेगी कि नहीं? यू गॉट माय पॉइंट? तो फैमिली में भी हमको सबको लेके चलना है, सिस्टम टीम को लेके चलना है, तब जाके वो सिस्टम बहुत अच्छी चलेगी। आप सोचो कि सब कुछ मैं ही करूँगा तो फिर वो नहीं चलने वाला। भगवान ने आप कितना भी ट्राई करो कि मुझे इस पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे इसको साइड में रखना है, मैं अपना अकेला करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, और यही तो कला है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, सबको साथ में लेके चलोगे। अंबानी भले आज 35,000 वर्करों के साथ चल रहे, लेकिन चल तो रहे कि नहीं? वो टाटा कंपनी भी चल तो रही है कि नहीं? इज इट राइट? आईफोन की कंपनी भी चल तो रही है ना, भले उसका मेन फाउंडर चला गया है। तो वो सिस्टम चलती कब है? जब उस सिस्टम में यूनिटी रहती है, जब उसका एक पुण्य रहता है। लेकिन पुण्य कब खत्म हो जाएगा, ब्लेसिंग कब खत्म हो जाएगी, हु नोज दैट। तो तब तक आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी पड़ेगी कि आपका वो जो बैलेंस है, ब्लेसिंग का बैलेंस है, वो खत्म कभी ना हो। क्योंकि आप रोज नई प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज नई हीलिंग कर रहे हो, रोज नए मेडिटेशंस कर रहे हो, तो आपकी बैलेंस खत्म हो सकती है? मुझे बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और 6 बजे का जूम सेशन चल रहा है, मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ना लॉगिन करना पड़ रहा है। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब क्योंकि अब ये चीज मल्टीफोल्ड चल रही है। कहीं पे क्लासेस चल रहे हैं, कहीं पे रिट्रीट चल रही है, कहीं पे वर्कशॉप चल रहे हैं, सब चीज अपने हिसाब से चल रही है। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब कैसे कि हमने एक से स्टार्ट करते करते कितने उसको एक्सपांशन में लाया। लेकिन आज भी सभी के लिए हम हीलिंग कर रहे हैं, सब सेंटर्स के लिए हीलिंग कर रहे हैं, सब स्पीकर्स के लिए हीलिंग कर रहे हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए हीलिंग कर रहे हैं। शिवलिंग को हाथ में लेके घंटों घंटों तक बैठते, साई सच्चरित्र हाथ में लेके घंटों तक बैठते, तब ये सिस्टम चल रही है। ऐसा नहीं कि हमने बस एक सिस्टम बना दिया, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो फिर वो सिस्टम नहीं चलेगी। तो यहाँ से जाने के बाद इतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी आपको रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपको 15-18 घंटा प्रैक्टिस करनी है। आप भले आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, लेकिन शिद्दत से करो कि आपको कंप्लीटली उसका फ़ायदा होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। कोई परमानेंट अचीवमेंट तो वैसे भी कुछ नहीं होता, मुझे तो ऐसे लग रहा है। लोग भले बोले कि नहीं वो मेरा एंड है, कोई एंड है ही नहीं इस दुनिया में, हम सर्कल में हैं। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कि हमें क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्यों पे करना है, क्यों पेनल्टी पे करनी है? कभी मत ब्लेम करना कि उसके वजह से मैं भुगत रहा हूँ या उसके वजह से मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ रही। आप अपने कर्मों की पेनल्टी पे कर रहे हो, वो लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
जो लोगों ने फ्रॉड किया, चीट किया। यस, पता कैसे चलेगा कि पेनल्टी कब पे करना? नहीं, समझ में आता है ना कि आप दुखी हो, सामने वाला दुखी नहीं, दिस इज द पेनल्टी। इज इट राइट और रॉन्ग? मतलब अगर सास अपनी आराम से खराटे मार के सो रही है, बहू सो नहीं रही, तो बहू को तो पेनल्टी पे करना पड़ेगा कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? कोई आपका स्टाफ है, वो घर पे आराम से सो रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया और ये इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पेनल्टी तो आपको ही पे करनी पड़ेगी ना। इज इट राइट और रॉन्ग? आप कोई भी दुकान में देखो, जब कोई दुकान ऐसा शटल ओपन करते हैं ना, तो पहले वो झाड़ू मारते, कचरा निकालते हैं, फिर वो दिया वगैरह लगाते हैं भगवान का। मतलब दिस इज हाउ ही इज स्टार्टिंग हिज डे, विद प्रेयर एंड विद पॉजिटिव एनर्जी। इज इट राइट? लेकिन जो स्टाफ होता है ना, वो सीधा आके बस अपना थोड़ा वो एडजस्ट करता है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट्स रहते हैं बाहर दुकान को लगाता है और वो बैठ जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कोई क्लाइंट आए कि नहीं आए, बिकॉज पेनल्टी तो ओनर को पे करनी पड़ती है, बिकॉज उसके सपने थे, उसका स्ट्रक्चर था, उसने डिज़ाइन किया, उसने प्लान किया, उसने इन्वेस्ट किया, उसने रिस्क लिया। इज इट राइट? रिश्तों में भी ऐसे होते हैं कि जो रिश्ता निभाना चाहता है उसको पेनल्टी पे करना पड़ता है, जिसको रिश्ता निभाना नहीं वो क्यों पेनल्टी पे करेगा? इज इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज द वे, यू नो, क्या आपको सेंस होता है कि भाई मैंने ये गाड़ी ली है, मुझे इसको पेट्रोल डालना है, मुझे टाइम टाइम पे इसकी सर्विसिंग करनी है, दैट इज अ पेनल्टी। आपने अचीव तो कर लिया, पर पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी कि नहीं? आपने हजारों लाखों के सामने अपना रिश्ते को डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, नाउ यू पे द पेनल्टी टू मेंटेन दैट, बिकॉज सोसाइटी में आपने डिक्लेयर कर दिया। इज इट राइट? अब मैंने अगर डिक्लेयर किया फेसबुक पे, इंस्टा पे सब कि ये साई करुणा मिशन है, तो मुझे हर जगह मेंटेन करना पड़ रहा है, ऋषिकेश में, इधर शिरडी में, ये वो, भले हम साल में 2 बार यहाँ आते, लेकिन पूरा साल भर का हमारे यहाँ सेंटर है उसका रेंट पे करना पड़ रहा है, ऋषिकेश का हमें रेंट पे करना पड़ रहा है। दिस इज द पेनल्टी यू आर पेइंग टू फुलफिल योर ड्रीम, टू अचीवमेंट। ऐसा है करके एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे और कोई नहीं डालेगा आपके लिए, ठीक है कि नहीं? आपको अपने ब्लड रिपोर्ट ठीक करने हैं, आपकी हेल्थ ठीक करनी है, आपको रिलेशन ठीक करने हैं, आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहिए। दिस इज द पेनल्टी यू आर पेइंग इट। नहीं तो क्यों बार बार हम आपको रिट्रीट में बुलाते हैं? लेकिन जो लोग इधर आते हैं ना फिजिकली, उन्हें समझ में आता है कि कितना फ़ायदा होता है रिट्रीट में आने से। ये कोई भी लाइव देखता है ना, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप लोगों को फ़ायदा होता है। आप खुद ही ऑनेस्टली बोलो, आप खुद ही सोचो ना, जितने भी लोग लाइव देखते हैं हमें, और आप लोग जो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो, बिकॉज आप इस कॉन्शियसनेस के ऑरा में हो, आप इस एनर्जी के ऑरा में हो, और उस ऑरा में अगर आपको नॉलेज मिल रहा है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर परिवर्तन आ रहा है, समझ में, सोच में, ज्ञान में, शरीर में, ये अंदर परिवर्तन आ रहा है। उनको तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, अच्छा इससे ऐसा होता है। लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। वो तब मिलेगा जब आप हमारे साथ ऐसे बैठोगे, तो घर पे बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ आपको कमिटमेंट्स को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। आप सोचोगे बस मैंने सीख लिया, समझ लिया, अब नेक्स्ट टाइम मुझे आने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी रिट्रीट 1700 से ज़्यादा मैं ऑर्गेनाइज कंडक्ट कर चुका हूँ, आज तक मेरा कंप्लीशन नहीं हुआ, आपका कहाँ से होगा 2 4 10 रिट्रीट से? इज इट राइट? मतलब आज अगर मुझे शिवानी को मिलने के लिए भी मुझे अपनी 25 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ी, इतने रिट्रीट्स करने पड़े, तब शायद मैं लायक बना उनके सामने बैठने के लिए। इज इट राइट? आपके जैसे मैं भी उनके यूट्यूब्स देखता था और मैं बहुत प्रभावित होता था, लेकिन खुद को लायक बनने के लिए इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, उस लेवल पे आना पड़ा कि मैं 10 मिनट उनके सामने बैठ पाऊँ। तो दिस इज द पेनल्टी यू आर पेइंग, दिस इज द प्राइज यू आर पेइंग। इज इट राइट? कल आप भी प्रैक्टिस करोगे तो कोई बड़े बड़े हस्तियां आपको मिलती जाएगी, बड़े बड़े लोग आपको मिलेंगे, देन यू विल बी हैप्पी। चलो वाह, आज इनके ऑरा में बैठने को मुझे मिला। इज इट राइट? दिस इज रियल अचीवमेंट मुझे लगता है। आज हम यहाँ शिरडी में बैठे, ये भी बड़ा अचीवमेंट है। लोगों का तो एक सपना है, मैं तो जब अब्रॉड जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं पता नहीं कब बाबा बुलाएंगे, 10 साल हुए हम नहीं गए, 20 साल हुए नहीं गए, शादी के बाद आज 40 साल से हम यूएस में रह रहे हैं, हमको बाबा ने बुलाया नहीं। और हम तो देखो कितना ईजिली यहाँ पे आ गए, कितने अच्छे से दर्शन किए, कितने अच्छे से हम 5 दिन यहाँ बैठ रहे हैं। इज इट राइट? सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा आपको प्रैक्टिस करते हुए। और
हम लोग मिले या ना मिले, ये प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन, मैं हमेशा कहता हूँ। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, ना कोविड के टाइम पे था ना कोविड के बाद था, लेकिन आपका अस्तित्व रहना चाहिए ये प्रैक्टिस में, तो आप बहुत मज़ा करोगे। और हम सब एक दूसरे के साथ जो ये 4 दिन रहे और ये जो यादें रहे, भले हम आप पहले दिन एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे कितने फैमिलियर हो गए, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कितना फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये चीज़ घर पे भी होनी चाहिए। घर पे भी लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखो, उनके ऑड को स्वीकारो, उनके नेचर स्वभाव को एडजस्ट करना सीख लो, तो उन्हें लगेगा ये फ़ायदा हुआ आपका रिट्रीट में जाने का। अब वापस जाके झगड़े करोगे, गुस्सा करोगे या फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तो उनको लगेगा क्या फ़ायदा इतना पैसा डाल के। परिवर्तन दिखना चाहिए कि नहीं घर के मेंबर्स को, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो वो देने वाले। आप नहीं बोल सकते हाँ मैंने रिट्रीट अटेंड की मैं पॉजिटिव हो गया, सामने वाला बोलना चाहिए कि अब आप पॉजिटिव हो। फर्क लग रहा है कि नहीं आपको? सामने वाला बोलना चाहिए, बिकॉज वो मिरर इमेज है हमारा, है ना। हम अपनी आईने में शक्ल देखते हैं या सेल्फी लेते हैं ना, वो शक्ल देखते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। ऐसे थोड़ी आप बोल सकते कि मैं ठीक लग रहा हूँ, तो आप 2-3 बार सेल्फी खींचते हो कि नहीं? इज इट राइट? मतलब कोई तो है बाहर जो सर्टिफाई कर रहा है, आपको डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन वो आपको समझा रहा है कि अभी भी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और अभी भी कुछ आपको सुधारना है करके। ठीक है, तो जो आपकी क्रिटिसाइज करता है, जो आपकी निंदा करता है ना, उससे तो कभी दूर मत भागना। वो बेस्ट पर्सन है, वो शनि है आपके लिए, और शनि से तो वैसे भी नहीं भागना चाहिए, बिकॉज वही तो लॉर्ड ऑफ जस्टिस है कि नहीं। वही तो ग्रीन चिट 8 नंबर पे देगा, तब तो 9 के कंप्लीशन में आप आओगे और फिर 0 में जाओगे। जब तक 8 का पट्टे से बाहर नहीं निकलोगे ना, 9 का मैनिफेस्टेशन होने भी नहीं वाला है न्यूमरोलॉजिकली। इज इट राइट? दिस इज द साइंस, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। फिर आप इन्फाइनाइट पे पहुंचोगे। जब 8 छोड़ता है तो हम इन्फिनिटी पे आते हैं। जब तक 8 सीधा है हम शनि पे अटके, 8 जैसा सो गया तो इन्फिनिटी पे आ गए। बस इतनी देरी है, तब तक इन्फाइनेटली प्रैक्टिस करो आप। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया।